कहते हैं कि जंग वो सिर्फ मैदान में या सरहद पर नहीं लड़ी जाती। असल में तो वो हमारे ऑफिस की मीटिंग्स में, करियर की दौड़ में, रिश्तों की कश्मकश में और यहाँ तक कि हमारे अपने दिमाग के अंदर भी हर रोज लड़ी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी एक किताब हमें आज की ये लड़ाइयाँ जीतना सिखा सकती है? आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं वो है सन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर। और देखिए, इससे पहले कि कोई सोचे कि यहाँ हिंसा या मतलब मारकाट की बात होने वाली है, एक बात साफ कर दें, ये किताब उसके बारे में है ही नहीं। ये है रणनीति के बारे में, समझदारी के बारे में और बिना तबाही मचाए अपनी मंजिल तक पहुंचने के बारे में। बिल्कुल। आज हमारा मकसद इसी किताब से उन उसूलों को निकालना है जो आज भी उतनी कारगर है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सन त्सू की पूरी फिलॉसफी वो एक ही विचार पर टिकी है कि कोई भी कदम उठाने से पहले सोचो, गणना करो, योजना बनाओ, कुछ भी अंदाजे पर नहीं छोड़ना है। हाँ, और इसी सोच से वो किताब की शुरुआत करते हैं। पहले ही अध्याय में वो एक तरह से चेतावनी देते हैं कि युद्ध किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे गंभीर मामला है। उनका कहना है कि किसी भी टकराव में कूदने से पहले कुछ चीज़ों का हिसाब लगाना ज़रूरी है। आपका मकसद क्या है, हालात कैसे हैं, आपका नेतृत्व कैसा है। मतलब साफ है, जीत की तैयारी लड़ाई से बहुत पहले शुरू हो जाती है। और यहीं से सन त्सू का वो क्रांतिकारी विचार आता है जो शायद इस किताब का दिल है। वो कहती हैं, बिना लड़े दुश्मन को झुका देना ही सबसे बड़ी कला है। जरा इस लाइन की गहराई देखिए। असली जीत वो नहीं जिसमें आपने किसी को हरा दिया। असली जीत वो है जहां लड़ने की नौबत ही नहीं आई और आप फिर भी जीत गए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे मुमकिन है? क्या इसका मतलब है कि हमेशा पीछे हट जाऊं, या इसका कोई और मतलब है? जैसे कोई बिजनेस है तो वो बिना मुकाबला किए कैसे जीतेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब पीछे हटना नहीं है, इसका मतलब है रास्ता बदलना। सोचिए, एक नई स्टार्टअप कंपनी है और वो बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी से सीधी टक्कर लेना चाहती है। तो सन त्सू की सलाह ये नहीं होगी कि ज्यादा विज्ञापन दो या दाम कम करके एक सीधी जंग छेड़ दो। उनकी सलाह होगी कि एक ऐसा छोटा बाजार या ऐसी जरूरत ढूंढो जहां वो बड़ा खिलाड़ी ध्यान नहीं दे रहा हो। अच्छा। उस जगह पर अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि जब तक उस बड़े खिलाड़ी का ध्यान तुम पर जाए, तुम उस बाजार के राजा बन चुके हो। यही है बिना लड़े उस क्षेत्र को जीतना। ये संघर्ष टालना नहीं है, ये एक स्मार्ट जीत है। समझ गया। मतलब सीधी टक्कर लेने की बजाय खेल का मैदान ही बदल दो। और ऐसा करने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि वो बड़ा खिलाड़ी कहाँ ध्यान नहीं दे रहा है और आपकी अपनी ताकत क्या है। और यहीं पर शायद किताब की वो सबसे मशहूर लाइन आती है जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं सुना तो है, लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं है। यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाली इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ये है कि उनकी कमजोरियों का पता लगाओ? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसके दो हिस्से हैं। पहला, खुद को जानना। इसे आज की भाषा में हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझना। सही। क्या आपके पास रिसोर्स है? क्या आपकी टीम में सही लोग हैं? और सबसे जरूरी, आपकी वो कौन सी कमजोरी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है? ये जानना बहुत जरूरी है, ईमानदारी से। और दूसरा हिस्सा, दुश्मन को जानना। वो है मार्केट रिसर्च। आपका प्रतियोगी क्या कर रहा है, उसकी ताकत क्या है, वो कौन सी गलतियां बार बार करता है, उसकी ग्राहक उससे नाखुश क्यों है। सन त्सू कहती हैं कि जब आपके पास ये दोनों जानकारियां होती हैं, अपनी और सामने वाले की, तो आप लड़ाई शुरू होने से पहले ही नतीजा देख सकते हैं। आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल है। आज के जमाने में जहाँ इतनी ज्यादा जानकारी है, वहाँ दुश्मन को जानना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप अपने प्रतियोगी के बारे में कितना जान सकते हैं बिना कोई नैतिक या कानूनी सीमा लांघे? सन त्सू की ये सलाह आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में कितनी व्यावहारिक है? ये बहुत जरूरी सवाल है। सन त्सू जासूसी की बात करती हैं, लेकिन आज के संदर्भ में इसका मतलब है डेटा। वो कहती हैं, भविष्य का ज्ञान भूतों या देवताओं से नहीं मिलता, ये लोगों से मिलता है। इसका मतलब है कि अटकलें मत लगाओ, डेटा इकट्ठा करो, कस्टमर फीडबैक पढ़ो, मार्केट ट्रेंड्स को समझो, सोशल मीडिया पर देखो लोग क्या कह रहे हैं। ये सब खुली जानकारी है। सन त्सू के हिसाब से सबसे बड़ी कमजोरी अज्ञानता है। जानकारी के बिना मैदान में उतरना मतलब अपनी हार पर दांव लगाना।
ठीक है, तो आपके पास जानकारी है, आपको अपनी और सामने वाले की ताकत कमजोरी पता है। अब इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? यहीं पर sun tzu का एक और सिद्धांत आता है जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं सारा युद्ध धोखे पर आधारित है। हाँ, और ये शब्द धोखा मतलब डिसेप्शन, इसे अक्सर गलत समझा जाता है। इसका मतलब बेईमानी या झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब है अपनी असलियत छुपाना और सामने वाले को भ्रम में डालना। पर क्या ये एक ही बात नहीं हुई? अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां तो भरोसे की बहुत अहमियत है। ये धोखे वाली रणनीति वहां कैसे काम कर सकती है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एप्पल अपना अगला आईफोन लॉन्च करने वाला है। वो लॉन्च से पहले असली फीचर्स के बारे में कभी कुछ नहीं बताते। सही बात है। वो जानबूझकर कुछ अफवाहें फैलने देते हैं ताकि उनके प्रतियोगी भ्रम में रहें और गलत दिशा में तैयारी करें। जब तक असली प्रोडक्ट सामने आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये धोखा है, लेकिन ये बेईमानी नहीं है। ये अपनी रणनीति को गुप्त रखना है। sun tzu यही कहती हैं, जब मजबूत हो तो कमजोर दिखो, अपने पत्ते कभी मत खोलो। जीवन में भी यही सलाह है, हर कदम का ढिंडोरा मत पीटो, नतीजों को बोलने दो। और ये ढिंडोरा पीटने या ना पीटने का खेल ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना अगला कदम उठाते कब हैं। एक सही चाल अगर गलत समय पर चली जाए तो उसका कोई असर नहीं होता। यहीं पर sun tzu का समय यानी टाइमिंग का सिद्धांत बहुत जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल, समय और अवसर। sun tzu का मानना है कि सबसे अच्छी योजना भी अगर गलत समय पर लागू की जाए तो वो नाकाम हो जाती है। वो धैर्य पर बहुत जोर देती हैं, सही मौके का इंतजार करना। उनकी एक बहुत शक्तिशाली बात है, अवसर पकड़े जाने पर कई गुना बढ़ जाते हैं। और जब सही मौका दिखे, जब आपका प्रतियोगी कमजोर हो, जब बाजार तैयार हो, तब पूरी ताकत से वार करो। सही समय पर उठाया गया एक छोटा कदम भी गलत समय पर की गई बड़ी मेहनत से ज्यादा असरदार होता है। यानी सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या करना है, बल्कि ये भी जानना कि कब करना है। और इसी से जुड़ी एक और बात, वो कहते हैं ये भी जानना कि लड़ाई को कब खत्म करना है। उनका एक सिद्धांत है कि लंबी लड़ाइयों से बचना चाहिए। हाँ, और ये आज के दौर के लिए शायद सबसे जरूरी सबक में से एक है। sun tzu चेतावनी देती हैं, लंबे युद्ध विजेता और हारने वाले दोनों को तबाह कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लंबी लड़ाई आपके संसाधन खा जाती है, आपका पैसा, आपकी ऊर्जा, आपका समय और सबसे बढ़कर आपका मानसिक सुकून। आप लड़ने में इतने उलझ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि लड़ाई शुरू क्यों की थी। ये तो बिल्कुल सच है। ऑफिस में किसी छोटी सी बात पर शुरू हुई बहस महीनों तक चलती रहती है, या कोई कानूनी मामला जो सालों तक खिंचता है। अंत में शायद आप जीत भी जाएं, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि जीत का कोई मजा ही नहीं आता। बिल्कुल, इसीलिए sun tzu कहती हैं, दक्षता ही शक्ति है। अपनी ऊर्जा बचाओ, उन झगड़ों में मत पड़ो जिनका कोई अंत नहीं। समस्याओं को जल्दी सुलझाओ और आगे बढ़ो। जो अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बचाता है, वही लंबी दौड़ में मजबूत रहता है। ठीक है, तो हमें अपनी ऊर्जा बचानी है, लेकिन क्या हो अगर लड़ाई के बीच में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की थी? हमारी सारी योजना तो धरी की धरी रह सकती है। और यहीं पर sun tzu का एक और बेहतरीन सिद्धांत काम आता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। वो कहती हैं, कठोर योजनाएं टूट जाती हैं, लचीले दिमाग जिंदा रहते हैं। पानी की तरह बनो। हाँ, जैसे पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे एक अच्छा रणनीतिकार हालात के हिसाब से ढल जाता है। उनका एक मशहूर कथन है, युद्ध में कोई तय नियम नहीं होते। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई नियम ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि कोई एक नियम हर स्थिति में लागू नहीं होता। आपको हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। जैसे आप महीनों लगाकर एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, लेकिन क्लाइंट एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। होता है। उस वक्त अगर आप अपनी स्क्रिप्ट से चिपके रहेंगे तो आप हार गए। लेकिन अगर आप उस सवाल को अपनाकर बातचीत को एक नई दिशा दे सकें तो आप जीत जाते हैं। यही sun tzu का लचीलापन है। अहंकार को बीच में मत आने दो, अपनी गलतियों से सीखो और तुरंत बदलो। ये सारी बातें, योजना, जानकारी, धोखा, समय, लचीलापन, इन सब को एक साथ लाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, और वो है एक अच्छा लीडर। बिल्कुल। sun tzu के लिए सेना की जीत या हार सीधे तौर पर उसके लीडर पर निर्भर करती है। वो कहती हैं, एक सेना अपने लीडर का ही अक्स होती है। एक अच्छा लीडर सिर्फ हुक्म नहीं देता, वो मिसाल कायम करता है। वो मुश्किल में शांत रहता है। उसके नियम सबके लिए बराबर होते हैं और उसकी टीम वही करती है जो वो उसे करते हुए देखती है,
ना कि सिर्फ वो जो वो कहता है। नेतृत्व पर उनका एक बहुत गहरा विचार है जो थोड़ा समझने में मुश्किल है। वो कहते हैं जो समझदार है और एक ऐसे दुश्मन का इंतजार कर रहा है जो तैयार नहीं है, वही जीतेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक अच्छा लीडर रिएक्टिव नहीं होता, प्रोएक्टिव होता है। वो हड़बड़ी में फैसले नहीं लेता। वो इंतजार करता है। किसका? एक ऐसे मौके का जब उसका विरोधी लापरवाह हो, थका हुआ हो या कोई गलती कर रहा हो। यानी वो धैर्य, रणनीति और अनुशासन को मिला देता है। जब आपकी टीम अनुशासित है, आपकी सोच अनुशासित है, तो आप हमेशा उस पल के लिए तैयार रहते हैं जब सामने वाला चूक करता है, और वही जीत का पल होता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो द आर्ट ऑफ वॉर का निचोड़ क्या है? मेरे हिसाब से तो ये है कि असली ताकत वो ताकत में नहीं बल्कि दिमाग में है। सफलता बल से नहीं, बुद्धि से मिलती है। कुछ बातें जो साफ तौर पे उभर कर आती हैं। कुछ भी करने से पहले सोचो, खुद को समझो, सामने वाले को समझो, अपनी लड़ाइयां समझदारी से चुनो, हालात के हिसाब से ढलते रहो, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी को नष्ट किए जीतो। एकदम सही। और इस सारी समझदारी को एक आखिरी दमदार विचार में समेटा जा सकता है जो शायद मेरा पसंदीदा है। सबसे महान योद्धा पहले जीतता है और फिर युद्ध में जाता है। वाह, इसका मतलब तो बहुत गहरा है। हाँ, इसका मतलब है कि जीत जंग के मैदान में तय नहीं होती। जीत तो तैयारी और योजना बनाते वक्त ही पक्की हो जाती है। अच्छा। असल लड़ाई तो बस उस जीत का ऐलान होती है। जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप जीतने के लिए नहीं उतरते, बल्कि इसलिए उतरते हैं क्योंकि आपकी तैयारी की वजह से आप पहले ही जीत चुके हैं। बाकी सब तो बस एक औपचारिकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सोच है। तो इन उसूलों को ध्यान में रखते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा सोचिए अपनी जिंदगी में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, ऐसी कौन सी लड़ाई है जिसे शुरू होने से पहले ही जीता जा सकता है, सिर्फ उसके प्रति अपने नजरिए को, अपनी रणनीति को बदलकर।